10th क्लास के बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। देखिए यूपी बोर्ड में 7 चैप्टर हैं। कितने हैं? 7 चैप्टर और 7 वीडियो में पूरा मैथ कंप्लीट करेंगे। जैसे इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति। क्या संख्या पद्धति इस वीडियो में पढ़ेंगे और ये आएगा 5 नंबर का। दूसरा ये बीजगणित कितने नंबर का है? 18। फिर निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबर का और इसके बाद ज्यामिति 10 नंबर का, जिसमें यो त्रिभुज वाला सब है ना, समरूप है और सिद्ध करने वाला वो सब। और फिर इसके बाद त्रिकोणमिति आपका आएगा 12 नंबर का, बहुत ही आसानी से मिलेगा। इसमें देखिए फार्मूला है जो बना दिए हम, उसको जो है पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जब बनाएंगे वीडियो तो उसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करा देंगे, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। और त्रिकोणमिति के बाद फिर क्या है? मेंसुरेशन, है ना। मेंसुरेशन में भी फार्मूले के आधार पर ही आता है ज़्यादातर। ठीक है, ये 10 नंबर का आ जाएगा। और फिर अंतिम चैप्टर यानी 7वां ये सांख्यिकी और प्रायिकता है, ये 10 नंबर का है ना। तो ये वाला 10 नंबर बहुत ही ज़्यादा आसान है ना। निर्देशांक ज्यामिति ये क्या बोलते हैं? सांख्यिकी और प्रायिकता। सांख्यिकी में देखिए वो क्या माध्यिका, बहुलक, समांतर माध्य, ये निकालने के लिए फार्मूला याद कर लीजिए, बता देंगे तरीका कैसे याद करना, आसानी से जो है निकाल ले जाएंगे। और प्रायिकता के लिए केवल एक फार्मूला है, तरीका बताएंगे, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये संख्या पद्धति, है ना, या कभी कभी इसमें जो है वास्तविक संख्या के नाम से भी ये चैप्टर है। तो संख्या पद्धति में शुरू करते हैं हम लोग संख्या से। इससे भी जो है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन जाता है। तो संख्या में सबसे पहले देख लीजिए प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, अब बताइए ये प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? पढ़ चुके हैं आप लोग। क्या होती हैं? जिनका उपयोग गिनती करने में किया जाता है ना, माइनस में नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा। तो गणना करने में जिनका उपयोग करेंगे वो होंगी प्राकृतिक संख्याएं। जैसे 1 2 3 4 ऐसे करते जाइए। तो यदि कहा जाए सबसे छोटी, देखिए ऑब्जेक्टिव इसमें बनता है ज़्यादातर, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1। ठीक है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट, उससे बड़ी भी कोई भी नहीं हो सकती, है ना। तो 1 जोड़ते जाएंगे, अगली क्रमागत प्राकृतिक संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? क्रमागत प्राकृतिक संख्या। जैसे कहा जाए 3 की क्रमागत प्राकृतिक संख्या कौन है? 4। 4 की क्या हो जाएगी? इसी प्रकार से क्रमागत संख्या होती है। ठीक, चलिए अब प्राकृतिक संख्या में हम मान लीजिए इसमें 0 और ऐड कर दें। 0 और ऐड कर दें तो क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या। क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या, है ना। ये प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में भी लिखते चलें, इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर। ठीक है। और ये पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर। ठीक, चलिए अब ये होल नंबर कौन सी होती है? इसी प्राकृतिक संख्या में 0 और ऐड कर देंगे। 0 1 2 3 4। बहुत ध्यान समझिए, इसमें ऑब्जेक्टिव छोटा छोटा पूछता है। तो पूर्ण संख्या ये हो जाएगी 0 से सहित ना। प्राकृतिक संख्या में 0 और मिला दो, हो गई पूर्ण संख्या। अब इसी पूर्ण संख्या में माइनस वाला भी मिला दें। क्या मिला दें? माइनस वाली संख्या, तो बन जाएगी क्या? पूर्णांक बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पूर्णांक संख्या, या इंटीजर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर। ये लो, ठीक। अब ये पूर्णांक संख्या कौन सी होगी? यहीं लिख दें। क्या होगी? अच्छा ऐसे कर दें तो समझ जाएंगे, निगेटिव, 0 और पॉजिटिव चलेगा। इधर निगेटिव संख्या कोई भी, इधर पॉजिटिव और 0। ठीक, ये क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। समझ में आया? अब पूर्ण संख्या, ये पूर्णांक संख्या, ये पूर्ण हो गई और ये प्राकृतिक ना। इसमें भिन्न भी ऐड कर लो, भिन्न वाली संख्या, है ना। तो साथ में भिन्न वाली संख्या जब मिल जाएगी इसमें, तो ये बन जाएगी भिन्न वाली संख्या जो होती है वो परिमेय संख्या। तो भिन्न वाली 0 सहित धनात्मक ऋणात्मक जो संख्या हो जाएगी वो बन जाएगी क्या? परिमेय संख्या। समझ गए? नहीं समझे? ये सभी इसके नीचे जो है जितनी संख्याएं हैं ये सभी क्या हैं? परिमेय संख्याएं। 0 भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगी, 0/1 लिख सकते हैं, है ना। तो ये मिल जाएगी परिमेय संख्या। इसमें और क्या भिन्न वाली संख्या भी इसमें जो है शामिल कर लेंगे। तो इसको कैसे लिखें? पूर्णांक में भिन्न, है ना। पूर्णांक और
भिन्न वाली संख्या मिला लीजिए तो बन जाएगी क्या, परिमेय संख्या। और वैसे हम लोग परिमेय संख्या की परिभाषा से भी जानते हैं। कैसे जानते हैं? परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, और इसमें P और Q जो है ये आपस में क्या हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्या क्या है अभी बता रहे हैं, समझ लीजिए। सह अभाज्य संख्या होगी, सह अभाज्य संख्या होगी। और दूसरी बात Q जो है नॉट इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गई? परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या तक ही हमको देखना। अच्छा, एक चीज और, जो परिमेय संख्या का गुण नहीं रखती हैं वे संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। इतनी बात याद हो गई नहीं? अपरिमेय संख्या, समझ गए? चलिए अब देखते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या का अब हम लोग वर्गीकरण करेंगे। तो ये प्राकृतिक संख्या जो है इसको बांटेंगे हम लोग इस प्रकार से। देखिए प्राकृतिक संख्याएं कितने प्रकार की हो जाएंगी? पहले तो हो गई सम संख्या। क्या होगी? सम संख्या, इवन नंबर। अच्छा बताइए, सम संख्या जो है कक्षा 5 से ही पढ़ते आ रहे हो, बताओ इवन जो है, इवन नंबर यानी सम संख्या कौन होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, 2 से कट जाएं, या कह लीजिए जो 2 के पहाड़े में आती हों ना, वे संख्या क्या होती हैं? सम संख्याएं। तो अब बताइए सबसे छोटी सम संख्या कौन होगी? 2, इसके बाद 4, फिर 6, करते जाइए। तो अब यहाँ से बताइए, देखिए क्रमागत संख्या समझ में आ गया, अभी बताए थे यहाँ ना, 3 की क्रमागत प्राकृतिक संख्या 4। अब यहाँ 4 की क्रमागत सम संख्या 6, 4 की क्रमागत सम संख्या 6, ठीक है, और 6 की 8, ऐसे। अब एक चीज और यहाँ समझिए। चलिए थोड़ा सा पहले कितने प्रकार की हैं इनको देख लेते हैं, फिर कैसे प्रश्न पूछता है इसमें उसको बताएंगे। तो ये देखिए सम संख्या हो गई। अब क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे जी? विषम संख्या। वाह, तो विषम संख्या ये हो गई। विषम संख्या कौन होती है? जो 2 से विभाजित ना हो। शर्माओ मत, देखो विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से विभाजित ना हो, ठीक है। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? हाँ, सबसे छोटी विषम संख्या 1, फिर 3, 5, करते जाइए, ठीक है। तो ये हो गई विषम संख्या। अब यहाँ से बताइए 5 की क्रमागत विषम संख्या कौन होगी? 7 ना। चलिए अब ये समझ में आ गया सम विषम। अच्छा, सम विषम के बाद अब देखेंगे अभाज्य संख्या। पहले लिख दें, पहले भाज्य। चलिए भाज्य ही समझ लो। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, ठीक। अब भाज्य संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो। 2 से अधिक मतलब प्रत्येक संख्या स्वयं से कटती है और 1 से भी कटती है। तो जिसके गुणनखंड या कह लीजिए गुणक 2 से अधिक बन रहे हों वो होती है अभाज्य संख्या, ठीक है। तो भाज्य संख्या, जिस भाज्य वो होती है जिसमें 2 से ज़्यादा गुणक हो। 2 से ज़्यादा संख्याओं से जो कट जाएगी, 2 से ज़्यादा संख्याओं से जो कट जाएगी वो भाज्य है ना। और अभाज्य कौन होगी? जो केवल 2 संख्या से कटती है। चलिए इसको पहले लिख लेते हैं, फिर बताएंगे इसमें जो है कौन कौन सी है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब देखिए अभी गिनती हम यहाँ लिख दे रहे हैं, कुछ कहाँ लिखें? ये लो, 1 से लिख दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4 तक लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब ये बताइए कि ये 1 जो है किससे कटेगी? 1 से कटेगी और किसी से नहीं, ठीक। चलिए अर्पित बताओ, ये 2 जो है किससे कटेगी? 1 और 2 से। बहुत बढ़िया, 1 और 2 से। अब यहीं बताओ ये 3 किससे कटेगी? 1 और 3 से। 1 और 3 से, ठीक है। अब ये 4 किससे कटेगी? 1, 2 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। समझ में आया? भाज्य संख्या क्या होगी?
जो दो देखो भाज्य कहा जा रहा है ना, कटने वाली बात, तो जो दो से ज्यादा संख्याओं से कटेगी वो भाज्य है ना। जो दो से ज्यादा संख्याओं से कट जाए वो भाज्य हो जाएगी। और अभाज्य कौन होगी? जो स्वयं से कटेगी और स्वयं से कटेगी और एक से कटेगी, एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी, वो हो जाएगी अभाज्य संख्या। समझ में आया? अच्छा, इसको भी लिख दें प्राइम नंबर, ये हो गया। अब बताइए भाई, अब तो समझ गए होगे। तो यहाँ बताइए भाज्य संख्या कौन सी है इसमें ना? 4। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हो जाएगी? 4। यहाँ लिख दें 4। अब इसके बाद चलिए और गिनती यहाँ लिख देते हैं। 4 के बाद 5 बताइए, 6 7 तक लिख दें। 5 देखिए किससे कटेगी? 1 से और 5 से। 2 किससे कटेगी? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से भी कट रही। और ये 7, 1 और 7 से। अब देखिए भाज्य वो होगी जो 2 से ज़्यादा संख्याओं से कटेगी ना। इसके बाद देखिए 4 के बाद कौन? 6। इसी प्रकार से अब देख लेंगे, है ना। 6, 8, 9 ना, 9 जो है देखो 9 से 1 से कटेगी, 3 से कटेगी, 9 से कटेगी। समझ गए? देखिए ये जो है ऐसा क्यों लिख रहे हैं, कभी पूछता है कि प्रथम 10 भाज्य संख्याओं का योग बताइए, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का योग बताइए, प्रथम, या कहेगा कभी कभी कि 1 से 20 तक की विषम संख्याओं का योग बताइए, है ना। तो ये सब जानना जरूरी है। तो भाज्य हो गया। अब अभाज्य में बताइए कौन कौन सी संख्या है अभाज्य संख्या इसमें? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब 1 क्यों नहीं है? क्योंकि यह इसके केवल एक गुणक बन रहे हैं, केवल एक संख्या से कट रही है, 1 ना। 2 होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5। तो जिसमें देखिए जो स्वयं से कटे और 1 से, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगी, किसी से भाज्य नहीं होगी ना। स्वयं से और 1 से भाज्य होगी ना, और इसके अलावा और किसी से भाज्य नहीं होगी, वो हो जाएगी अभाज्य। समझ गए? चलिए अब एक और बचा हुआ है सह अभाज्य, नीचे लिख दें सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्या कौन होगी? समझिए ध्यान से। सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। अब ये देखिए सह अभाज्य संख्या, सह मतलब एक साथ, तो दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जो आपस में और किसी से न कटे, मतलब स्वयं से कटेगी, 1 से कटेगी, इसके अलावा और किसी से नहीं कटेगी, तो वो हो जाएगी सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या में देखिए, बताइए खुद से सोचिए, 2 और 8 ले रहे हैं, तो क्या आपस में ये सह अभाज्य हैं? नहीं है। बहुत बढ़िया। तो ये 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, ये 1 2 4 8 से कट रही है, तो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से भी ये कट रही है ना, मतलब 2 से ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, तो इसका मतलब ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, चलिए अब यहाँ लिख दे रहे हैं 4 और 9। ठीक, अब इसमें देखिए ये 1 से कटेगी, 2 और 4 से कटेगी, चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं 1 2 और 4 से, और ये 9 किससे कटेगी? 1 3 और 9 से। ठीक, अब ये एक साथ 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से कट रही हैं? नहीं कट रही है। बात समझो ध्यान से, 1 से और 4 से कट रही है, 1 से 9 से कट रही है, और साथ में 3 से कट रही है, ये साथ में 2 से कट रही है। इसका मतलब 1 और स्वयं के अतिरिक्त और किसी से नहीं कट रही हैं, तो ये आपस में क्या हैं? सह अभाज्य संख्या है। ये हो गई सह अभाज्य संख्या। बात समझ में आ गई नहीं? अब देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव में ये हर साल पूछता है, लगभग पूछता है कि निम्न में से कौन सी सह अभाज्य संख्या है और कौन सी नहीं है, तो पहचान लेंगे आसानी से। तो चलिए पहचान के थोड़ा सा बताइए, प्रैक्टिस करिए इसमें। ये हम यहाँ लिख दे रहे हैं 15 और 20। अब ये बताइए ये सह अभाज्य संख्या है कि नहीं है? ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5 से भी कटेगी दोनों ना। जब किसी संख्या से, किसी एक संख्या से दोनों संख्याएं कट जाएं
तो वो सहअभाज्य संख्या नहीं होती है। आ गई बात समझ में? चलिए अब बताइए, ये सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है? नहीं है। चलिए ठीक है, अब बताइए, अब ये है, समझ गए? देखो ये जो है कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इन दोनों को काट दे, है ना? तो ये क्या हो जाएगी? सहअभाज्य संख्या। अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक के अतिरिक्त और किसी से नहीं कटनी चाहिए, सीधे सीधे जानो। सहअभाज्य संख्या वह संख्या है जो एक के अतिरिक्त और किसी से नहीं कटेगी। ठीक, चलिए तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। संख्या पद्धति पर आधारित देखिए पहला सवाल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए ध्यान से। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, कौन सी संख्या है इसमें? 125 और 70, 125 और 70 को विभाजित करने पर, ध्यान दो, वो कौन सी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिससे इन दोनों को विभाजित करने पर क्रमशः क्या 8 और 5 शेष बचता है। प्रश्न समझ में आया क्या है? वो बड़ी से बड़ी संख्या हमको बतानी है जिससे, जब बताएं तो इधर ध्यान दो, ये सवाल लगाए हो? का नीचवा मुड़ियान है तब गधा कहेंगे। प्रश्न ये समझ में आया क्या है? वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इसको विभाजित करने पर क्रमशः 8 और 5 शेष बचता है। मतलब हमको वो संख्या निकालनी है जिससे जब इसमें भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा और इसमें 8 शेष बचेगा, इसमें जब भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। बात समझ में आई? चलिए अब यहीं एक चीज और समझ, देखिए एक ही न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे और उसमें बहुत सारी चीजों को समझेंगे, है ना? देखो जैसे पहले HCF समझ लेते हैं, HCF है ना, मासा। ये क्या होता है? वो संख्या होती है, वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे किसी संख्या में भाग देने पर, मतलब किसी संख्या मतलब जिसका HCF निकाल रहे हैं। ये मान लो उदाहरण से, चलो समझो ज़्यादा समझ में आएगा। ये मान लो इतना 20 और 15 का HCF क्या होगा? वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे इन दोनों को भाग देने पर दोनों कट जाएं। बस समझ आई? HCF क्या होती है? अगर इन दोनों की HCF हम निकाल रहे हैं तो इसका मतलब वो संख्या हमको ढूंढनी है जिससे इसमें भाग देंगे तब भी पूरा कट जाएगी, इसमें भाग देंगे तब भी कट जाएगी। समझ गए? तो बिना HCF निकाले, ये छोटी संख्या लिखे हम, तो बिना HCF निकाले बताइए कि इसका HCF कितना? HCF निकाले मतलब ये हम लोग ऐसे भाग देते हैं ना, 20 भागे 15 करके, है ना, 15 1 के 15, फिर यहाँ आता है ना, इस प्रकार। तो बिना ये इस तरीके से निकाले, आप ऐसे ही देख करके बताइए कि इसका HCF कितना होगा? 5, है ना। 5 क्या है? वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 20 भी कट जाएगी और 15 भी कट जाएगा। बात समझ में आई? अब इसी प्रश्न में अगर हम बदल दें इसको, ऐसे कहा जाए कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 21 में भाग देने पर 1 शेष बचे और मान लो चलो 13 में भाग देने पर 3 शेष बचे। समझ रहे हो? प्रश्न क्या है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे इसमें भाग देने पर 1 शेष बचे और इसमें भाग देने पर 3 शेष बचे। समझ रहे हो? तो बताइए वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी? समझिए, देखिए अब इसको पहले घटा दीजिए तो मिल जाएगा हमको 20, इसमें से भी 3 निकाल दीजिए, बच गया 10। हाँ, तो अब क्या करेंगे कि 20 और 10 का HCF निकाल लो। तो अब बताइए इन दोनों को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन है? HCF तो यही होता है ना, वो बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या 5 नहीं है, 10 है कि नहीं? इन दोनों का HCF अगर हम निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 10 आएगा। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे वही इन दोनों की HCF होती है। समझ गए? तो वो बड़ी से बड़ी संख्या है कौन? 10। समझ गए? तो 20 और 10 का HCF हमने निकाला तो मिला 10, मिला 10। तो अब इस 10 से देखिए, 10 से इसमें भाग देंगे तो ये 20 तो कट जाएगा,
1 बच जाएगा। समझ में आया? उसी तरीके से 10 से इस 13 में भाग दोगे तो ये 3 बच जाएगा। बात समझ में आई? फिर से एक बार समझिए, ये दूसरा प्रश्न हमने क्या बनाया और क्या उत्तर निकला। देखिए प्रश्न क्या है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 21 में भाग देने पर 1 शेष बचे और 13 में भाग देने पर 3 शेष बचे। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या मिल गई? 10। समझ गए? अब ये 10 कैसे मिला? 1 शेष बचाना था इसमें ना, तो इसमें से 1 निकाल दिए 20 मिल गया, 13 में से 3 निकाल दिए 10 मिल गया। ठीक है, अब जो संख्या मिली उसी का एचसीएफ निकाल लिए हम, तो आ गया 10। बात समझ में आई? अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। इसमें क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे इन दोनों को विभाजित करने पर क्रमशः 8 और 5 शेष फल बचे। तो चलिए बताइए अब क्या करेंगे हम इसको लगाने के लिए। सबसे पहले क्रम से स्टेप वाली बताइए क्या करेंगे। पहले 125 में से 8 घटा देंगे तो कितना आएगा? 117 आ गया। और फिर 70 में से 5 घटा दो तो कितना मिल जाएगा? 65। अब अगला स्टेप क्या होगा? क्या करेंगे? इन दोनों का एचसीएफ निकाल लो। जब एचसीएफ निकाल लेंगे इन दोनों का तो हमको वो संख्या मिल जाएगी जो इन दोनों को काट देगी, हैं? इन दोनों को काट देगी। तो इसी में अगर 8 जोड़ दोगे तो 125 बच जाएगा, तो इसको काट देगी, 8 जोड़ दोगे तो 8 तो शेष बच ही जाएगा। समझ गए? हर तरीके से समझिए। चलिए अब इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? ऐसे ही गुणनखंड से भी निकाल सकते थे, ऐसे ही निकाल लो। तो 65 कितना बार जाएगा? 1, 6 दूनी 12 ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार ले जाओ तो ये बचा कितना? 2 और ये 11 में से 6 गए 5, 52 बचा। अब इसको जो है देखिए जो शेष बचा है ना इससे अब फिर भाग देंगे जब तक कट ना जाए। तो 65 में करो कितना होगा? 1, तो ये आ गया 52। तो कितना मिलेगा? 3, 1, 13। अब फिर इससे भाग दो, 52, 13 चौका 52, ये कट गया। ये जब कट गया तो इसका मतलब इसका एचसीएफ आ गया कितना? एचसीएफ आ गया 13। समझ गए? किसका? 117 और 65 का एचसीएफ 13। इसका मतलब 13 वो संख्या है जो इन दोनों को काट देगी, ना? इन दोनों को काट देगी। और 125 और 70 में जब भाग देंगे तो 70 में जब भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा, 125 में भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा। आई बात समझ में? चेक कर लो, करना हो। 13 × 5 = 65, 5 बचेगा ना 70। फिर ऐसे ही कर देंगे, हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर अगला क्वेश्चन लगाइए। ये समझ में आ गया ना सबको? ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, 3 जोड़े बनाने हैं जो आपस में सहअभाज्य संख्या, अभी बताया था ना। 3 जोड़े खुद से बनाइए सहअभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 5 लिख दे रहे हैं तो अगला कुछ लिख लो, 7 लिख लो, 9, 13, कुछ भी, आपस में नहीं कटना चाहिए। तो 3 जोड़े बना लोगे ऐसे ना। 11 और 11 का मान लो 15 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, कुछ लिख लो। चलो 17 का बता दो, 31 लिख लो, 18 भी हो जाएगा ना। बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी जो आपस में देखिए एक साथ इन दोनों को कोई संख्या काट नहीं सकती है। तो इसका मतलब ये आपस में क्या है? सहअभाज्य संख्या। समझ में आ गया? चलिए तीसरा प्रश्न क्या था? देखिए सभी महत्वपूर्ण अच्छे अच्छे प्रश्न हमने चुन करके लिखे हैं। अगला प्रश्न क्या है? 104 तथा क्या था? 404 है ना? ठीक है, 404 तथा ये 96 का क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है ना? तो इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। एलसीएम एचसीएफ लगाइए इसका। तो या तो इसको देखिए गुणनखंड विधि से लगा सकते हैं या भाग विधि से। तो एचसीएफ निकालना तो पहले भाग विधि से कर लें, गुणनखंड से करना है। चलिए गुणनखंड से ही कर लो। तो गुणनखंड से यदि करना है तो इसका करेंगे गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड ना। तो करिए, 2 से कटेगा 1, 0, 1, 202। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। 2 दूना 4, 2 दूना 4। अभी फिर 2 से काटिए 101। अब ये कितने से कटेगा? 101 से। तो 1 बार आ गया इतना। ठीक है,
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 404 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 101, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसका भी कर लीजिए, तो इसका हो जाएगा 2 से काटिए, 2 से कटेगा 2 चौक 8, 2 अठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 1 2, 2 से 2 6 12, 2 3 6, ठीक है। चलो इसको भी कर लो यहीं। अभाज्य गुणनखंड इसका लिखिए कितना होगा, 2 कितनी बार है, 5 बार, ये 2 लिख लो और एक 3, ठीक है। अब यहाँ से देखिए HCF जो होगा वो क्या होगा, जो कॉमन गुणनखंड हो, है ना, उसको लिख लेंगे तो HCF हो जाएगा। तो करिए, क्या मिलेगा, ये 2 दोनों में है, इसको लिख लो, फिर ये दूसरा वाला 2, और कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है ना, तो HCF इसका आ गया 4। बात समझ में आई। HCF निकाल लेंगे किसी का भी गुणनखंड विधि से। अब यदि इसी में LCM निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो कॉमन है उसको पहले लिख लीजिए, फिर जो शेष बचेगा उसको भी लिख लेंगे। तो करिए, LCM क्या हो गया, 2 और ये 2 आ गया। अब क्या बचा, यहाँ से ये 3 2 बचा है और एक 3, तो यहाँ लिखिए 2 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिख लो, और एक ये 3 बचा यहाँ से, और क्या बचा है 101। अब ध्यान दीजिए भाई, ये 5 बार 2 और 1 बार 3 है ना, ये जो है इतना गुणा करेंगे, देखिए 5 बार 2 और 1 बार 3 है ना, तो इन सबको गुणा करेंगे कितना आएगा, 96 ही आएगा। तो ये लिख लीजिए। अब गुणे ये और क्या बचा, 101, इसका गुणा कर लीजिए, जो अभी आ जाएगा, कितना आया 9600, यही आया। चलिए, तो ये आ गया LCM। तो यदि भाग विधि से निकालना है, देखिए पूछ भी सकता है ना कि भाग विधि से LCM या HCF ज्ञात कीजिए, तो उसको भी यही समझ लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, भाग विधि से अगर लगाना है तो 404, अब इसमें इससे भाग देंगे, जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या में भाग देंगे, तो कितना बार जाएगा, पहले 4 बार जाएगा, 9 चौक 36, हाँ 4 बार चला गया। चलिए, तो 9, ये 6 चौक 24, और ये हो जाएगा 24, 2 बचा, और 9 चौक 36 और 2 38, ये बचा 0, और ये 10 में से 2 निकाल लीजिए, कितना बचा 8 निकालिए, 2 बचा बस। अब क्या करेंगे, ये 20 बच गया ना, जो बचेगा उससे फिर भाग देते हैं ना, तो ये देखिए इसमें भाग दीजिए, तो 2 चौक 8, 4 बार गया, अब ये जो है बचा 6 और 1, ठीक। अब इससे भाग दीजिए 20 में है ना, तो ये मिटा दें, तो ये 1 बार जाएगा, बचा 16, और ये 4, अब 4 से भाग दीजिए, है ना, 4 से भाग देंगे किसमें, 16 में, तो 4 चौक 16, ये आ गया 16। भाग विधि से समझ में आ गया। चलिए, अब भाग विधि से LCM निकालेंगे हम लोग, चलिए यहीं निकाल लेते हैं, 404 और ये 96। अब देखिए वो संख्या ढूंढेंगे जो दोनों को काटे, 2 काट रही है ना, 2 से पहले भाग दे दो, तो क्या मिलेगा 2 0 2, इसको 2 से काटिए, 2 चौक 8 और 2 अठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 से भाग देंगे इसमें 1, और ये 0 1, ठीक, इसमें 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए, 101 तो कटेगा नहीं, अब ये हो गया 12, अब फिर 2 से काटिए 101, और ये 2 6 12, फिर 2 से काटिए 101, और ये 2 3 6, अब 3 से काट लो, देखिए पहले छोटी संख्या फिर कम सा बड़ी, ठीक रहेगा, तो यहाँ बचा 1, अब ये 101 से ये बच गया 1, और ये भी 1, ठीक। अब यहाँ लिखेंगे LCM बराबर, तो LCM बराबर कितना हो जाएगा, 2 कितनी बार है, 5 बार 2 हो गया, और 1 3 हो गया, फिर बचा 101, ठीक। अब इसका गुणा करेंगे जैसे यहाँ किए थे वही आएगा, 9696, समझ में आ गया।
देखिए गुणनखंड विधि से आया, फिर भाग विधि से, ऐसे दोनों समझ में आ गया नहीं आया? एक प्रैक्टिस करने के लिए एक क्वेश्चन लगाइए फिर। चलिए ये वाला लगाइए अगला सवाल। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं कि इतने का यानी 2520 का अभाज्य गुणनखंड इतना है, तो P और Q का मान ज्ञात कीजिए। P और Q का मान ज्ञात कीजिए जब कि 2520 का अभाज्य गुणनखंड ये, समझ गए? तो करना क्या है कि पहले 2520 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, है ना। इसका अभाज्य गुणन निकालिए, क्या मिलेगा? 2 5 ये ऐसे, तो 2 से काटिए, 2 1 के 2, 2 दूना 4 और 2 6 12 0, ये हो गया। फिर 2 से काटो, 2 6 12, 2 3 6 0, समझ में आ रहा है ना। अब फिर 2 से काटिए, क्या होगा? 2 3 6 और 2 1 के 2, 2 5 10। अब तो 2 से कटेगा नहीं। फिर ये जो है देखिए जोड़िए, कितना आया? 5 1 6 6 3 9। अब 9 3 से कट रहा है ना, तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो 3 से काटो, 3 1 के 3 0, 3 5 15। फिर 3 से काटो, ये कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9 और 3 5 15। फिर 5 से काट लीजिए, 5 7 35, 7 और ये 1 हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब इसको जो है इस पैटर्न में यहाँ लिख लीजिए, 2 5 2 0, यही है ना। तो अब देखिए 2 की घात कितनी बार आया? 3 बार। 2 की घात 3 हो गया, और 3 की घात कितना आया? 2 हो गया। अब गुणे देखिए यहाँ 7 लिखा है ना, तो हमको लिखना 5 और 7। तो पहले लिखेंगे 5 फिर गुणे 7, ठीक है। इन दोनों की तुलना करने पर, ठीक है, क्या करेंगे? तुलना करने पर। तो जब तुलना करेंगे तो मिल जाएगा, देखिए क्या P बराबर कितना आया? 3 की घात 2 है और यहाँ 3 की घात P है। इसका मतलब P का मान कितना होगा इसमें? तो हो गया। और वैसे Q का मान कितना हो जाएगा? 5। बस इतना ही करना था, P और Q का मान हो गया। और अगला आप देखिए, मिटाएं, नोट करना है, कर लो जल्दी से। हो गया ना? हाँ? अरे देखा, 3 के घात 2, 3 पे घात 2 है और 3 पे घात P है। 3 के घात 2 है और 3 के घात P है। ए में P की जगह कितना बा? 2, P मान दो। समझो ना, समझो। मिटाइए अब, जल्दी करो भैया। देखिए इसमें क्या करना है, अगला प्रश्न है, करड़ी में 3 यानी √5 दिए ना है। इसमें हम करेंगे ये √5 एक क्या है? परिमेय, एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ये अपरिमेय संख्या। तो बहुत ही जरूरी, ध्यान समझिए इसको। एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। तो हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले मान लेंगे, क्या मान लेंगे? कि ये √5 है ना, करड़ी में 5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो पहले इसको हम मानेंगे ये एक परिमेय संख्या। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या वाला गुण भी इसमें होना चाहिए। और अभी हमने पढ़ा कि परिमेय संख्या कौन होती है? परिमेय संख्या वो होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और ये जो है इसमें Q जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, P व Q क्या होना चाहिए? सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब अगर ये सह अभाज्य संख्या होगी P और Q, तो इसका मतलब P और Q को कोई भी संख्या एक के अतिरिक्त नहीं काट सकती है, सह अभाज्य संख्या है, ठीक। अब यहाँ देखिए ये इतना बन गया ना, तो यहाँ से जो है अब करेंगे गुणा। तो यहाँ से मिल जाएगा P बराबर, देखिए बटे 1 समझिए, यहाँ P का गुणा 1 में P, और ये आ गया कितना? करड़ी में 5Q, ठीक। इतना करने के बाद क्या करते हैं?
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब वर्ग करिए तो क्या मिलेगा, पी स्क्वायर, है ना। ये √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 5q स्क्वायर। सही है। अब देखो ध्यान से, ये 10 है तो इसका गुणनखंड करिए तो क्या मिलेगा, 2 गुणे 5। कोई दिक्कत यहाँ। अब ये बताइए कि ये 10 जो है 2 से कट जाएगी नहीं कट जाएगी, 2 से ये कट जाएगी नहीं कटेगी, कट जाएगी। मतलब 10 जो है 2 से विभाजित हो जाएगी। अब बताइए 5 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, 5 से भी विभाजित हो जाएगी। तो अब ये बताओ, अच्छा ये मान लो स्वयं ये 10 संख्या उसको छोड़ो, उसके अलावा ये 2 और 5 के अलावा किसी और से कटेगी, 10, 2, 5 के अलावा और किसी से कटेगी, 1 से तो मान लो सभी संख्याएं कटती हैं, उसको छोड़ के ना, 1, 2 और 5 के अलावा और किसी से नहीं कटेगी। तो यहाँ हमको ये समझना है कि यदि 10 का गुणनखंड 2 और 5 बन रहा है तो 2 और 5 दोनों 10 को विभाजित कर देंगी, 2 और 5 दोनों 10 को विभाजित कर देंगी। वही स्थिति देखिए यहाँ भी है, 5 गुणे q स्क्वायर, इसको समझ सकते हैं, समझ सकते हैं ना। तो अब ये बताइए 5 जो है p स्क्वायर को विभाजित कर सकता है कि नहीं कर सकता, 5 p स्क्वायर को विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, नहीं समझे। देखो फिर से, गधे हो का, 15 है तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 5, लिख सकते हैं। तो अब ये बताओ 3 जो है 5 को विभाजित करेगा नहीं करेगा, करेगा। 5 जो है वो 15 को विभाजित करेगा नहीं करेगा, 3 भी 15 को विभाजित करेगा, 5 भी 15 को विभाजित करेगा, ठीक। तो अब यहाँ बताओ 5 जो है वो p स्क्वायर को विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो यहीं लिखेंगे p स्क्वायर 5 से विभाजित है, ऐसे लिखिए, या कहेंगे कि 5 p स्क्वायर का एक गुणनखंड है, जो भी करना हो, क्या लिखें, विभाजित। p स्क्वायर 5 से विभाजित है, देखिए p स्क्वायर 5 से विभाजित है, ऐसे लिखिए, या 5 p स्क्वायर को बोलिए विभाजित कर सकता है। तो हम p स्क्वायर लिख दिए हैं, तो ऐसे बताइए क्या लिखेंगे, p स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित होगा लिख दें, विभाजित है लिखिए, जो भी लिखना है, समझ में आया। अब देखिए p स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो यहाँ ये स्क्वायर विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा, अतः यहाँ लिखिए इसलिए p 5 से विभाजित है, समझ गए, p भी 5 से विभाजित है। अब इसको जो है मानेंगे समीकरण 1। अब देखिए, अब अगर p 5 से विभाजित है, p 5 से विभाजित है, तो p बराबर 5 गुणे हम कुछ भी लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं। बात समझ में आई नहीं आई। और इसको स्पष्ट समझिए, जैसे गिनती में समझिए, जैसे 10 ही ले लीजिए। अब कहा जा रहा है कि 10 जो है ये 2 से विभाजित है ना, तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे समथिंग कुछ, यानी यहाँ कुछ का मान 5 है। बात समझ में आई। देखो 10 जो है वो 2 से विभाजित है, इसका मतलब 2 गुणे कुछ करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। और दूसरे शब्द में फिर समझिए, अब बताइए कि 10 जो है 5 से विभाजित है, इसका मतलब 5 गुणे कुछ करेंगे तो वो 10 आ जाएगा, समझ गए। उसी प्रकार से यहाँ देखिए कहा जा रहा है p 5 से विभाजित है, p जो है ये 5 से विभाजित है, इसका मतलब p बराबर हम 5 गुणे कुछ भी लिख सकते हैं, 5 में कुछ गुणा करेंगे तभी ये p आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, आया समझ में। चलो अब ये इसको जो है हम मान लेंगे समीकरण 2 मान लें, या यही कह लो कि यही मान, इसको समीकरण 1 मानो, इसको 2। तो p का यह मान, p का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, p का ये मान हम रखेंगे समीकरण 1 में, p का यह मान समीकरण 1 में रखने पर। अब रखिए समीकरण 1 में तो क्या मिलेगा, तो यहाँ से
रख के बताइए पी की जगह कितना लिखे, 5k² हो गया बराबर 5q²। ठीक, स्क्वायर करिए कितना मिलेगा, 25k² बराबर 5q²। यहाँ तक ठीक है। ये 5 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से काट दो, 5 × 5 = 25, सही है। तो यहाँ से मिला क्या हमको, p मतलब 5k² बराबर q²। ठीक, अब देखिए वही कंडीशन फिर बन गया। यहाँ जैसे हम लिखे थे p² बराबर 5 × q², तो यहाँ से हमने कहा कि p² 5 से विभाजित है। उसी तरीके से यहाँ 5 से कौन विभाजित है, 5 जो है q² 5 से विभाजित है, या कहिए 5q² को विभाजित कर सकता है, 5q² को काट सकता है। समझ गए। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, वही लाइन फिर लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, q² 5 से विभाजित है। ठीक है, अब अतः क्या हो जाएगा, यहाँ से q 5 से विभाजित है। ठीक, अब इसको बना लीजिए समीकरण कितना, 3। अब समीकरण 1 और 3 से देखिए क्या मिला हमको, समीकरण 1 और 3 से क्या मिला, ध्यान से देखिए। समीकरण 1 व 3 से क्या स्पष्ट हुआ, 5 जो है वो p को भी काट रहा है, 5 q को भी काट रहा है। तो अब यहां से बताइए कि क्या p और q सहभाज्य संख्या है, p व q दोनों किससे विभाजित हो रही है, समीकरण 1 और 2 से क्या मिला हमको, p और q दोनों 5 से विभाजित हैं। अब अगर p और q दोनों 5 से विभाजित हैं तो p व q जो है ये क्या होंगी, सह अभाज्य संख्या नहीं होंगी, सह अभाज्य संख्या नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि 5 से भी विभाजित हो रही है। सह अभाज्य संख्या वो होती है जो आपस में किसी और से दोनों एक साथ न कटे ना। चलिए, p व q सहभाज्य संख्या नहीं है, जबकि हम लोग मान चुके हैं कि p और q सहभाज्य संख्या है, जबकि मत लिखिए, सहभाज्य संख्या नहीं है, जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है, जो कि हमारी कल्पना का ये कल्पना कोई नाम नहीं है, हमारी कल्पना का क्या है, विरोधाभास है। ठीक है, अतः यहाँ लिखेंगे √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आया, अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस प्रकार से इसको हम सिद्ध करेंगे। तो देखिए, जैसे पूछा जाए √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करिए, इसी प्रकार से लगाएंगे। और ठीक इसी प्रकार से देखिए ये भी लगा सकते हैं, √3 या √2 √7, इसमें से कोई भी पूछे तो यही 5 की जगह 3 2 7 जो भी रहेगा रख करके आसानी से लगा सकते हैं। ठीक, अब इसी में सिद्ध करने वाला एक टाइप का और बनता है ना, इसको नोट कर लीजिए फिर बताएं। अगला देखिए, सिद्ध करना है 3 + करीब 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो पहले मान लेंगे हम इसी के विपरीत, जैसे मानते थे ठीक उसी प्रकार से। क्या मानेंगे कि माना ये 3 + करीब 5 है ना, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या वाला गुण भी होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, 3 धन करीब 5 बराबर क्या लिखेंगे, p/q ना। फिर वही बात यहाँ लिखिए
Q इज नॉट इक्वल टू 0। और दूसरी बात P व Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। हाँ ऐसे पढ़िए ध्यान से, सह अभाज्य संख्या है। अब अगर P और Q सह अभाज्य संख्या है तो इसमें गुणा करिए अब आगे, या गुणा कर लीजिए तो क्या मिलेगा हमको, 3Q है ना, 3Q प्लस कर्डिम 5Q बराबर P। ठीक है। अब यहाँ देखिए, जब कुछ प्लस करके आए या माइनस करके आए या गुणा करके आए तो हम पहले ऐसे मानेंगे, ठीक इतना, फिर इसके बाद गुणा करके जो भी रहेगा √3, √5, √2, √7 जो भी रहेगा इसको एक तरफ कर लेंगे। ठीक है। फिर सुनिए क्या कर रहे हैं, ये प्लस करके हो, कुछ संख्या जोड़ी गई हो या घटाई गई हो या गुणा किया गया हो या बटे में हो, भिन्न में हो। ठीक है। तो ऐसे में क्या करेंगे, पहले मानेंगे कि परिमेय संख्या है, फिर बराबर P बटे Q करेंगे, ये वाला लिखेंगे, फिर गुणा करके ये करड़ी वाला पद एक तरफ कर लेंगे। तो करिए, देखिए Q से गुणा कर लिए तो ये देखिए लिखेंगे √5Q बराबर P। अब इसको इधर लाइए -3Q। ठीक। अब इसको एक तरफ कर लीजिए, √5 इज इक्वल टू P -3Q अपान Q। ठीक। अब ये देखिए P बटे Q क्या है, परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या ही हो। ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि P -3Q बटे Q क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो किसके बराबर है, कर्डिम 5 के बराबर है, के बराबर है। जबकि ये कर्डिम 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। अभी सिद्ध किया गया है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक। अगर ये अपरिमेय है, ये परिमेय मिल गया, ये परिमेय मिल गया, दोनों एक दूसरे का विरोधाभास है ना, ये विरोधाभास है, तो फिर लिखेंगे क्या, एक अपरिमेय संख्या है जो कि हमारी कल्पना का क्या है, विरोधाभास है, जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है। अतः फिर लिखेंगे, अतः जो भी प्रश्न है वही लिख दीजिए, अतः 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या, बस ऐसे ही लिखना है। ठीक। यही दो प्रकार से इसमें बनता है, इसको अच्छे से तैयार करके जाइए, अपरिमेय संख्या है। देखिए इसी में देखिए ऐसे भी पूछ सकता है, यदि पूछ ले इसी में कि सिद्ध करिए कि 2√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर मान लेंगे, यहीं ऐसे ही मानेंगे। ठीक इसी प्रकार से देखिए यहाँ मानेंगे कि 2 कर्डिम 3 एक परिमेय संख्या है, फिर यही बराबर कर देंगे इसके, 2 कर्डिम 3 बराबर P बटे Q करेंगे, सेम वही काम करते आना है। ठीक है, वही काम। चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, 2 कर्डिम 3 बराबर P बटे Q। अब फिर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 2Q √3, ऐसे लिखिए 2√3Q बराबर P। तो यहाँ से क्या मिलेगा, √3 बराबर P बटे क्या, 2Q। ठीक है। √3 यही एक तरफ कर लेना है, जो भी √3, 2, 5 बताया ना, इसको एक तरफ करके इधर अपान कर लीजिए। इतना करने के बाद देखिए ये पॉइंट मिल गया ना, फिर आगे सेम वही उतार देना। क्या, यहाँ लिखेंगे P बटे 2Q एक परिमेय संख्या है जो किसके बराबर है, जो कि √3 के बराबर है, √3 के बराबर है, जबकि हम जानते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है। अतः 2√3 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बस ऐसे ही करना है, कुछ भी करके आए, मान लो ऐसे माइनस करके आ जाए, तो माइनस करके आ जाए तो फिर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे -√3 और ये आ गया P बटे Q -2। ठीक, ये माइनस हटा लीजिए यहाँ से, तो 3 हो जाएगा 2 - P अपान Q। अब ये फिर उसी प्रकार से लिख देंगे, यहाँ यही चीज़ यहाँ लिख देंगे, एक परिमेय संख्या जो कि √3 के बराबर है, जबकि हम जानते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या, हमारी कल्पना विरोधाभास है। वो प्रश्न जो दिया है
उसको लिख दीजिए अपरिमेय संख्या है। ठीक इसी प्रकार से ये संख्या पद्धति या वास्तविक संख्याएं से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल हो गया, इतने ही प्रकार से इसमें बोर्ड में आता है, या कह लीजिए इतना ही इसमें है ही, जो सिलेबस में है सभी प्रकार का हमने बता दिया है। अब ये 5 नंबर का आप अच्छे से करके जाइए। दूसरा वीडियो बीजगणित वाला जल्द ही आपको मिलेगा जो कि 18 नंबर का होगा। ये 5 नंबर का, अगला 18 नंबर का। पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, अच्छा नंबर लाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।